हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नीट 2021 के क्वेश्चंस उनका आंसर विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन डिस्कस कर रहे थे। अपनी सीरीज में जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दिख रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 161। क्वेश्चन नंबर 161 में ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप से वो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। हमें मालूम है यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी, यूनिवर्सल डोनर ओ। जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट जिसे एबी ब्लड ग्रुप कह रहा है, मतलब उसे किसी का भी ब्लड दिया जाए वो रिसीव कर सकता है। अगर किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है इट मींस उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं है, क्योंकि हमेशा जो एंटीजन है एंटीजन उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनते हैं। अगर एबी ब्लड ग्रुप वाला है और उसे अगर आप ब्लड दोगे और अगर उसके पास एंटीबॉडी नहीं होगा, दूसरे का ब्लड अगर जाएगा, जो दूसरे का ब्लड जाएगा वो तो एंटीजन है, और जब एबी के पास एंटीबॉडी है ही नहीं तो दूसरे को रिजेक्ट नहीं करेगा। क्वेश्चन रीड करते हैं फिलहाल। पर्सन विद एबी ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। दिस इज ड्यू टू एबी ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एंटीबॉडी एब्सेंट है। ऑप्शन देखते हैं। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी ए एंड एंटी बी इन दी प्लाज्मा। हमेशा एंटीबॉडी प्लाज्मा में प्रेजेंट होगा। ए एंटीजन के लिए एंटी ए एंटीबॉडी और बी एंटीजन के लिए एंटी बी एंटीबॉडी। तो कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी इन दी प्लाज्मा। तो जो पहला आंसर है वही सही हो गया। और भी लेकिन रीड कर लेते हैं। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी। आरबीसी की सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनके एब्सेंट होने से एबी ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं बनने वाला है। जो ओ ब्लड ग्रुप है जिसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, उसके पास दोनों एंटीजन एब्सेंट होते हैं। किसके पास दोनों एंटीजन एब्सेंट है? ओ के पास। एबी के पास क्या एब्सेंट है? एंटीबॉडी। फिलहाल हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। एब्सेंस ऑफ एंटीजन ए एंड बी इन प्लाज्मा। हमेशा एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पे और एंटीबॉडी कहां प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा। तो ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी एंटी ए एंड एंटी बी ऑन दी आरबीसी, ये भी गलत है। तो जो राइट आंसर है वो फर्स्ट है। ये तीनों ही क्या है? गलत। आई मीन टू से जब भी आप क्वेश्चन करो बाकी तीन को एलिमिनेट करना, यही हमारा आंसर होगा। ये कॉन्फिडेंस भी आपको आगे के क्वेश्चंस में काम आता है। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज किससे बिलोंग कर रहा है? आप देख रहे हैं जेनेटिक्स, और नाम किसका लिखा है? फ्रूट फ्लाई। और कोरिलेट किससे कर रहा है? सेल डिवीजन। तो जरा ध्यान से आप पढ़िएगा। उन्होंने सिंपल दिया है कि अगर फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला में 2n is equal to 8 है, ओके, इन ईच सेल during interphase of mitosis if the number of chromosome at G1 phase is 8, ठीक है, G1 phase में 8, ओके। उसके बाद यह है what would be the number of chromosome after S phase। आपको अच्छी तरह पता है कि S phase मतलब DNA synthetic phase मतलब DNA डुप्लीकेशन फेज मतलब DNA का अमाउंट डबल हो जाएगा, बट the number of chromosome remains same, but the number of chromosome remains same। इसलिए आंसर क्या होगा? 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जब भी मैं पढ़ाता हूँ जूलॉजी का ये पार्ट, हमेशा कहता हूँ दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट दे मे आस्क। क्या क्वेश्चन है? रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। अगर आप ओवा का स्ट्रक्चर देखो, ओवा के स्ट्रक्चर में प्राइमरी एग मेम्ब्रेन एंड दिस प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज जोना पैल्यूसिडा। जोना पैल्यूसिडा, दिस इज द प्राइमरी एग मेम्ब्रेन। और इस जोना पैल्यूसिडा पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ZP1, ZP2, ZP3। ओवा पे रिसेप्टर जो ZP3 है, ZP3 रिसेप्टर, यही ZP3 रिसेप्टर ओवा का स्पर्म से बाइंड करता है। तो रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, आंसर इज जोना पैल्यूसिडा। जोना पैल्यूसिडा प्राइमरी एग मेम्ब्रेन, कोरोना रेडिएटा सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन जो जोना पैल्यूसिडा के चारों तरफ से उसे कवर करेगी। विटेलाइन मेम्ब्रेन जोना पैल्यूसिडा के लिए टर्म यूज करते हैं, लेकिन मैमल्स में टर्म यूज नहीं करते। मैमल्स में विटेलाइन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? जोना पैल्यूसिडा।
और जोना पैलिसिडा के नीचे का जो स्पेस है दिस इज कॉल्ड एज पेरीविटेलाइन स्पेस। हाउएवर क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया कि रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है जोना पैलिसिडा पे, और रिसेप्टर का नाम भी हम लोगों ने देख लिया ZP3 जिससे स्पर्म बाइंड करता है। Which of the following belongs to the family Mucidae? इसमें फैमिली म्यूसिडी से कौन बिलोंग करता है? NCERT क्लास 11th में अगर आप देखोगे तो दे रखा है, वहां पे एक चार्ट बना रखा है। म्यूसिडी बिलोंग करता है बच्चों हाउस फ्लाई से, तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 165। दे आर आस्किंग द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। हमें इनकरेक्ट देखना है। अगर ऑप्शन में आप देखोगे तो कह रहे हैं ड्रग्स जो है रिसिन है, अल्कलॉइड्स कोडीन है, टॉक्सिन एब्रिन है और लैक्टिन कॉन्केनाबिलिन है। एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है, हमें मालूम है कि जो टॉक्सिन है वो एब्रिन और रिसिन है। रिसिन टॉक्सिन है, ड्रग नहीं है, तो ऑब्वियसली बच्चों इनकरेक्ट पेयर क्या होगा? फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 दे आर आस्किंग अबाउट द वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। जो वेनरल डिजीज है जिसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज स्प्रेड होती है जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जेनेटल ऑर्गन से रिलेटेड जो डिजीज होती है, किस तरह से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होगी? यूजिंग स्टेराइल नीडल, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। यस, अगर एक पर्सन वेनरल डिजीज से सफर कर रहा है और वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सेम नीडल यूज करी गई है, उसे स्टेराइल नहीं किया गया या कंटेमिनेटेड ब्लड को ट्रांसफ्यूज किया गया, तो डिजीज स्प्रेड होगी। ये तो बिल्कुल सही है। इन्फेक्टेड मदर टू फिटस, अगर मदर वेनरल डिजीज के लिए पॉजिटिव है तो इट माइट बी पॉसिबल कि प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करके वो डिजीज फिटस को हो सकती है। 100% चांसेस तो नहीं है, लेकिन प्लेसेंटा बैरियर समटाइम्स इट में क्रॉस, तो ये वाला भी राइट है। स्टेराइल नीडल अगर आप यूज करोगे तो डिजीज स्प्रेड नहीं होगी, किसी से कभी डिजीज स्प्रेड नहीं होती। इनहेरिटेंस से कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो है नहीं कि जीन के थ्रू स्प्रेड होगा। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। तो जिस ऑप्शन में बी और सी दे रखा हो, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 बी एंड सी। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज कहाँ हो गए थे? कई लोग इनहेरिटेंस टिक कर रहे हैं, किसिंग टिक कर रहे हैं। वेनरल डिजीज है, मदर से फिटस में हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कंटामिनेटेड ब्लड यूज किया जाएगा तो हो सकती है। तो लॉजिक भी अगर आप लगाते तो नहीं गलत होना था ये। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 167 जो कि सेल ऑर्गेनील से बिलोंग कर रहा है, और हम देख रहे हैं लिखा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए कि कौन सा ऑर्गेनील है जो क्या इंक्लूड कर रहा है? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, आप इसका एक कॉमन फॉर्मूला अपने दिमाग में रखिए, बेस्ट एट दैट इज गर्ल, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मिंग लाइसोसोम। क्या बोला, सुना आपने? गोल्गी कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्मिंग लाइसोसोम। तो इसका ऑप्शन को पकड़ लीजिए, देख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? थर्ड। So next question, question number 168, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, पहला पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, सेकंड उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाले पार्ट से है और हम लोगों का फेवरेट क्वेश्चन भी है ये। फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट, हमेशा ही बच्चे जो है वो ट्रीटमेंट के लिए परेशान रहते हैं कि सर डायग्नोसिस में पता नहीं चल रहा। एनसीईआरटी ने दे रखा है कि अगर आप मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करोगे तो किसी डिजीज को अर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है आस्किंग कि अगर इफेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए तो अर्ली डायग्नोसिस जरूरी है। एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोफिजियोलॉजी, क्या प्रॉब्लम आ रही डिजीज होने से आपके, क्या पैथोलॉजिकल कैरेक्टर्स अपीयर हो रहा है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस टेक्निक इज वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। किसी डिजीज को अर्ली डिटेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सी टेक्निक बेटर है? ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है? हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग, एलाइजा टेक्निक। इसमें बच्चों सदर्न ब्लॉटिंग, एलाइजा, सदर्न ब्लॉटिंग वो टेक्निक है जिससे डीएनए के पर्टिकुलर फ्रैगमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। वेस्टर्न ब्लॉटिंग वो टेक्निक है जिसमें प्रोटीन को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक नॉर्मली जो लोग पढ़ते हैं
एलाइजा टेक्निक जो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर एचआईवी को स्क्रीन करना है, स्क्रीनिंग टेस्ट है एचआईवी का, एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड, ये सभी टेक्निक सही हो सकती है, लेकिन जो बेस्ट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से उसमें वो एलाइजा होगा। एनटीए के जब आंसर्स आएंगे तो आई थिंक उन्हें एलाइजा देना चाहिए। तो एलाइजा भी कई जगह सदर्न ब्लॉटिंग, कई ऑप्शन में वेस्टर्न ब्लॉटिंग, बट आई विल गो विद एलाइजा क्योंकि ये ज्यादा परफेक्ट टेक्निक है अगर आपको अर्ली डायग्नोसिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से बायोटेक्नोलॉजी का एक क्वेश्चन। आप देखो बॉटनी वाले पार्ट में भी बायोटेक, जूलॉजी वाले पार्ट में भी बायोटेक, तो बायोटेक्नोलॉजी का जो एरा चल रहा। विद रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन। डायग्राम एनसीईआरटी का मैं याद है जहां पर वो हमसे इंसुलिन किस तरह से एली लिली ने फॉर्म किया था। ए बी सी 3 चेन्स होती हैं, ए और बी, ए में 21, बी में 31, इंसुलिन में टोटल 51 अमाइनो एसिड्स हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सी एक एक्स्ट्रा चेन होती है। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो जेनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में सी वाला पार्ट हट जाता है, तो एक्चुअली में मैच्योर इंसुलिन में केवल 2 चेन होती हैं, ए चेन और बी चेन, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है। जो मैं कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ने से पहले थ्योरी एनसीईआरटी की सामने आ जानी चाहिए। क्या है क्वेश्चन है? इंसुलिन चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट हमसे पूछा जा रहा है। C peptide is not present in mature insulin. The insulin produced by recombinant DNA technology has C peptide. The proinsulin has C peptide. Or A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bond. Choose the correct answer from the given. तो इसमें से कौन कौन से करेक्ट ऑप्शन है? पहला आप देखोगे C peptide is not present in mature insulin. अभी देख करके हम लोग आ रहा है मैच्योर इंसुलिन में केवल A और B है क्योंकि पोस्ट ट्रांसलेशनल में C हट जाता है, तो पहला करेक्ट है। सेकंड, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज C peptide। बिल्कुल नहीं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से जो हम लोग प्रोड्यूस करेंगे उसमें A और B है, तो B वाला जो है वो गलत है। C, दी प्रो इंसुलिन है C peptide। प्रो इंसुलिन में A B C है, प्रो इंसुलिन से जब इंसुलिन में चेंज होगा तो केवल A और B, मतलब ये सही है। A peptide and B peptide of insulin are interconnected by disulfide bond, जो हम आपको बताते हैं कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? A, C और D, जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है A, C एंड D। बच्चों डाइसल्फाइड बॉन्ड एक तो इंसुलिन में पढ़ते हैं, इसके अलावा इंटर और इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड में आपको पढ़ाता हूँ एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, जो वाई शेप स्ट्रक्चर है। इस बार इंसुलिन पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम हो सकता है वो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आपसे पूछ ले। दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, व्हाट आर दे आस्किंग? अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस identified by endonuclease to make cut at specific position within the DNA is। कोई रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस को कट करता है, उसके बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया। सबसे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ने से पहले इको R1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम किस पर्टिकुलर सीक्वेंस पे वर्क करता है? GAATTC। इधर से फिर से लिख दो GAATTC। 5' to 3', 3' to 5'. This is the recognition sequence. This is the recognition sequence for which restriction endonuclease enzyme? EcoR1। हर restriction endonuclease का एक particular palindromic DNA sequence होता है। This is recognition sequence। palindromic मतलब GAATTC, अगर इस एंड से पढ़ोगे GAATTC, दोनों तरफ से सेम आ रहा। इसके अलावा इस रिकॉग्निशन सीक्वेंस को जब कट किया जाता है तो कट जिस पॉइंट पे जिस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करता है, ये बच्चों मैं अलग से दिखा रहा हूँ। इस फॉस्फोडाइस्टर मतलब ग्वानिन और एडेनिन के बीच का जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो कट होगा, कट किया जा रहा है, और कट वही होगा जिस पॉइंट पे कट किया जाता है, दैट इज रेस्ट्रिक्शन साइट। तो जिस सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया जाएगा रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ग्वानिन और एडेनिन के बीच के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को कट करेगा। मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्वेश्चन है अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, हर एक का अलग अलग रहता है, आइडेंटिफाइड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस टू मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए, दैट इज पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन 4 हमें अलग से दिख रहा, पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस।
अगेन आई मीन टू से आप सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो, रेस्ट्रिक्शन साइट आपको पता है तो क्लियरली कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो वंस अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और ट्रांसक्रिप्शन से क्वेश्चन लिया गया है बेटा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। व्हिच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। आपको पता है पहला ऑप्शन दे रखा है डीएनएज। डीएनएज तो डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है, डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम। सेकंड दे रखा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यू वेल नोन, ये मेन एंजाइम होता है जो रेप्लिकेशन में पार्टिसिपेट करता है। हम लोगों ने पढ़ा है डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, जिसमें से डीएनए पॉलीमरेज 3 वो रेप्लिकेशन में मेन एंजाइम होता है और वो पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी करता है 5' to 3', 5' to 3'। तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यस, आरएनए पॉलीमरेज जो कि मेन एंजाइम होता है ट्रांसक्रिप्शन का, याद होगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट आरएनए पॉलीमरेज इज मेड अप ऑफ 5 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा, बीटा बीटा डैश एंड सिग्मा, और यही पूरा होलो एंजाइम पार्टिसिपेट करता है किसमें? इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। शुरुआत में सिग्मा फैक्टर होता है जो प्रोसेस को इनिशिएट करता है, और बाद में यही आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर बाइंड करता है जो उसे टर्मिनेट करता है। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? दिस वन। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डीएनए लाइगेज। आपको पता है जो लाइगेज होता है वो तो अटैचमेंट के लिए होता है। अटैचमेंट के लिए मतलब वो दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्रिएट करता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा बेटा? थर्ड वन, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, that is from animal kingdom जो कि सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा जाता है। बहुत सारे एग्जांपल है, जितने एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे हैं वही याद करने हैं, बार बार मुझे पॉइंट रिपीट करते हैं। Which one of the following organisms bear hollow and pneumatic long bone? Hollow and pneumatic long bone जहाँ टर्म यूज कर दिया, दिस इज द फीचर ऑफ क्लास एप्स या बर्ड्स का फीचर है। तो जो भी इसमें बर्ड होगी न्यूफ्रॉन, जो भी बर्ड होगी न्यूमेटिक बोन बर्ड्स का फीचर है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 173 अगेन फ्रॉम द एनिमल किंगडम। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। रीड कर लेते हैं, जैसा वो कहे बिल्कुल वैसा ही अभी याद करो। मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलमिंथ। तुरंत इसे क्रॉस करते हैं। मेटाजेनेसिस हेलमिंथ का फीचर नहीं है, किसका फीचर है? लिख सकते हो यहाँ पे जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो, ओवेरिया का। दैट बिलोंग्स टू फाइलम सीलेंट्रेट्स और नाइडेरिया। सेकेंड, इकाइनोडर्मेट्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल। कौन सी सीलोमेट में प्रेजेंट है? यूसीलोमेट है, एंटीरोसिलिक है। ये स्टेटमेंट राइट है, एक्सेप्टेड है। थर्ड, राउंडवॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। राउंडवॉर्म्स मतलब एस्केल्मेंथीज, नीमेटोडा, नीमेटहेल्मिंथीज, ऑर्गन सिस्टम यहीं से स्टार्ट हुआ है। राइट है स्टेटमेंट, एक्सेप्टेड। कॉम्ब प्लेट्स बियर इन टीनोफोर। कॉम्ब प्लेट टीनोफोर्स में हेल्प इन डाइजेशन। ये कैसी बात कर रहे हैं? किसमें हेल्प करता है ये? लोकोमोशन में। तो जहां आपको गलत लगे क्लियर लिख लो जिससे कंफ्यूजन ना हो। लोकोमोशन। वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इकाइनोडर्मेट्स। यस, वाटर वैस्कुलर सिस्टम, एम्बुलेक्रल सिस्टम फीचर है इकाइनोडर्म का। वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम फीचर है फाइलम पोरीफेरा का। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना तो कौन कौन से सही है? बी, सी और ई। ऑप्शन देख लो, बी, सी और ई जहां दे रखे हो पहले ही ऑप्शन दे रखा, भगवान भला करे, ज्यादा उन्होंने कंफ्यूज नहीं करवाया। बी, सी और ई, ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, एनसीईआरटी से डायरेक्ट हमसे मैचिंग करवा रहे हैं। जैसा मैंने कहा कि आप डायरेक्ट पहले यहाँ मैचिंग करवा लो, जो आपके पास कंसेप्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से डायरेक्ट पूछा गया, एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है। सभी ये चाइल्ड बर्थ के कंट्रोल के लिए अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स हैं। वॉल्स जो है पर्टिकुलरली ऑप्शन देख लो, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक। यस,
जो स्पर्म की एंट्री होगी सर्विक्स के थ्रू से ब्लॉक करता है वॉल, आईयूडीज, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, phagocytosis of sperm within the uterus, vasectomy, removal of vas deferens या cut and ligation of vas deferens, tubectomy, removal of fallopian tube और cutting and ligation of fallopian tube। तो ये ऑप्शन इस तरह से आप देख सकते हो कि थर्ड ऑप्शन है, फर्स्ट का फर्स्ट ही है ना, फर्स्ट का फर्स्ट है, उसके बाद आईयूडीज, फैगोसाइटोसिस, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो आप यहीं पे मैच करा लो, क्योंकि मैच दी फॉलोइंग से स्टेटमेंट से सर्टेन रीजन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप ऑप्शन के आगे ही पहले यहाँ कर लो, फिर आराम से उसे मैच कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ह्यूमन फिजियोलॉजी एनिमल न्यूट्रिशन से है, डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, एनसीईआरटी का डायग्राम हमें याद आ रहा है, जहां पे वो बात कर रहे हैं किसके रिलेशनशिप की, लिवर की ड्यूडेनम के साथ, लिवर की ड्यूडेनम के साथ। लिवर में जो बाइल फॉर्म होता है वो बाइल डक्ट के वाया पहले पैंक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन करता है, फिर पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट या एम्प्यूला ऑफ वेटर के फॉर्म में ड्यूडेनम में ओपन होती है। और जब ये ड्यूडेनम में ओपन होती है तो उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करता है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो क्वेश्चन है कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट जंक्शन ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, जंक्शन ऑफ हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम। तो किस तरह से जो डक्ट है जब वो ड्यूडेनम में ओपन हो रही है, ड्यूडेनम में ओपन हो रही है, तो ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले आपको मालूम है, ड्यूडेनम में ओपन होने से पहले वो पैंक्रियाटिक डक्ट से कनेक्ट होती है, फिर दिस इज द हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। दिस हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट व्हेन इट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम, then their opening is guarded by at this place which sphincters are present, sphincter of Oddi। तो ये डायग्राम आपको क्लियर रहना चाहिए एनसीईआरटी का। और जब ये बाइल डक्ट ओपन होती है पैंक्रियाटिक डक्ट में, इस जगह स्फिंक्टर ऑफ बोयडन, एट दिस प्लेस स्फिंक्टर ऑफ बोयडन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सिंपली चारगाफ रूल को एप्लीकेबल करवाया गया है। आपको याद होगा कि हम लोग जब चारगाफ रूल पढ़ते हैं तो चारगाफ रूल क्या था, that is number of purine is equal to number of pyrimidine। नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडीन। और हमको अच्छी तरीके से पता है प्यूरिन एडेनाइन एंड गुआनाइन और पिरिमिडीन थाइमीन एंड साइटोसिन। तो प्यूरिन क्या हो गया, एडेनाइन, और पिरिमिडीन क्या हो गया, थाइमीन प्लस साइटोसिन। सो दैट एडेनाइन प्लस गुआनाइन अपॉन थाइमीन प्लस साइटोसिन इज इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं कि हमको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, if adenine makes 30% of the DNA molecule, तो नेक्स्ट परसेंटेज पूछा गया है। तो अगर हम देखें तो हमारे सामने एडेनाइन 30%, तो हमको अच्छी तरीके से पता है कि जितना एडेनाइन होगा उतना ही थाइमीन होगा। एडेनाइन थाइमीन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ता है और गुआनाइन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है। तो जितना एडेनाइन है उतना ही थाइमीन है। अब 60% ये दोनों हो गए, तो रिमेनिंग कितना बचा, 40%। तो 40% क्या होगा, गुआनाइन और साइटोसिन, मतलब आधा गुआनाइन होगा और आधा साइटोसिन होगा। तो आधा गुआनाइन कितना हो गया, 20%, और आधा साइटोसिन कितना हो गया, 20%। तो ये गुआनाइन हो गया और ये साइटोसिन। तो अगर हम अपना ऑप्शन चेक करें तो आप देख सकते हैं एडेनाइन 30% है, तो थाइमीन कितना होगा, गुआनाइन कितना होगा और साइटोसिन कितना होगा। आई होप
आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे मैंने सॉल्व किया। बहुत सिंपल है, 4 ग्राफ्स रूल पे बेस्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज फ्रॉम एनिमल किंगडम, क्वेश्चन नंबर 177, मैच लिस्ट विद 1 विद लिस्ट 2। फिर से मैचिंग का क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है और एनिमल किंगडम से मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मतलब ट्रू सेगमेंटेशन, सीरियल रिपीटिशन ऑफ सेगमेंट। True metamerism, true segmentation, it is started from phylum Annelida और metamerism को हम लोग मैच कराने जा रहे हैं किससे? phylum Annelida से। सेकंड है कैनाल सिस्टम, अभी जस्ट मैंने कहा था कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, phylum Porifera। कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी ने अभी पहले पूछा था, टीनोफोर्स। नाइडोब्लास्ट, नाइडोब्लास्ट फीचर है किसका? कोलेंट्रेटा, सिलेंट्रेट्स और नाइडेरिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 178, दिस इज फ्रॉम अगेन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, ब्लड क्लॉटिंग से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 178, which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogen to fibrin? इनएक्टिव फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कौन चेंज करता है? ब्लड क्लॉटिंग का अगर आपको प्रोसेस याद है तो जैसे ही ब्लड लॉस स्टार्ट होता है, ब्लड लॉस स्टार्ट होते ही इमीडिएटली एक्टिवेट हो जा रहा प्रोथ्रोम्बिनेज, प्रोथ्रोम्बिनेज और थ्रोम्बोकाइनेज। ये प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज चेंज करता प्रोथ्रोम्बिन को किसमें? थ्रोम्बिन में। और थ्रोम्बिन चेंज करता है फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। तो थ्रोम्बिन चेंज करेगा फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। विच एंजाइम इज रिस्पांसिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन टू फिब्रिन? आंसर इज थ्रोम्बिन। नाउ टिक कर दो। थ्रोम्बोकाइनेज तो किसे चेंज करता है? प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। रेनिन है नहीं, RENIN रेनिन ये है नहीं। एपिनेफ्रिन भी आपको मालूम है अलग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179, which of the following is not, फिर से अंडरलाइन करते हैं, not an objective of biofortification in crop। बायोफोर्टिफिकेशन में किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट विटामिन रिच बनाएंगे, ये हमारा टारगेट है। क्या टारगेट नहीं है? इंप्रूव माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट, ये तो हमारा टारगेट है। हम उसे न्यूट्रिएंट रिच बना रहे हैं। ऑब्वियसली प्रोटीन कंटेंट रिच बनाएंगे, विटामिन उसमें ज्यादा अच्छा हो ये करेंगे। कभी भी डिजीज रेजिस्टेंट बनाना हमारा टारगेट नहीं होता, न्यूट्रिएंट रिच बनाना टारगेट होता बायोफोर्टिफिकेशन में, जो बायोटेक में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे नॉट पूछा गया तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, डॉप्सन यूनिट्स आर यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ, इकोलॉजी वाले पार्ट में एनसीईआरटी में क्लियरली दे रखा है, हमें मालूम है डॉप्सन किसकी यूनिट है मेजरमेंट की? ओजोन की।